अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिनमें से पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द गिवन डाटा। आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाते हैं। हमने इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज मालूम करनी है। इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज दे दी गई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की है 958.38 किलो जॉल पर मोल। Bond association energy of oxygen is equal to 498 kilojoule per mole and the bond formation energy of nitric oxide is equal to minus 626 kilojoule per mole। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 958.38 किलोजूल पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 498 किलोजूल पर मोल। तो दोनों के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी टोटल? आप इन दोनों को प्लस कर लें तो ये बनेगा 1456.38 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब जब रिएक्शन होगा इन दोनों के दरमियान तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड। जब भी नए बॉन्ड्स बनते हैं यानी कि प्रोडक्ट्स बनती हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ऊपर आपको दिया गया है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड -626 किलो जॉल पर मोल। वो है 1 मोल के लिए, लेकिन अगर आप ऊपर इक्वेशन को देखें तो उसमें 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बन रहे हैं, तो इसलिए हमें 626 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1252 किलो जॉल पर मोल। जब 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हम देख लेते हैं इंथैल्पी में चेंज कितना आया। उसका फार्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। एब्जॉर्ब हमें पता है 1456.38 हुई है और जो रिलीज़ हुई है वो है 1252 किलो जॉल पर मोल। इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर बनेगा 204 किलो जॉल पर मोल। प्लस का साइन ये जाहिर कर रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हीट एंड एंथैल्पी। ये डिफरेंस आप पीछे एंथैल्पी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये आपका आंसर दिया गया है पेज नंबर 74 पे। अगर कोई मसला हुआ इसमें तो आप एंथैल्पी वाला टॉपिक इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड्स का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बिकॉज अ सिस्टम ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी व्हाइल मूविंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी अनस्टेबल स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेबल स्टेट। कोई भी सिस्टम है वो हमेशा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है। जैसे कि पानी है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ मूव करता है। हवा को देख लें, वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो चीज़ें हमेशा हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आती हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। हायर स्टेट पे चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए लोअर स्टेट पे आती हैं। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम भी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स डिक्रीजेज। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एटम्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट पे आना है ना, एनर्जी कम करनी है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो हीट की फॉर्म में सिस्टम से सराउंडिंग में जाके शामिल हो जाती है। दिस डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर हो गया। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, खारिज हुई है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एनर्जी खारिज होने की वजह से ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स का क्या रोल है? इस क्वेश्चन का आंसर आपके इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 82 के ऊपर। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो आप प्लेलिस्ट में जाके एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला मेरा लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी को देख लेते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स
ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल अल्फाज में ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसी स्टेट है? अ टेम्परेरी, एक आर्जी स्टेट है, थोड़ी देर के लिए आती है। हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अनस्टेबल स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और ये एक अनस्टेबल स्टेट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। 3 खसूसियात हो गई, आर्जी है, हाई एनर्जी वाली है और अनस्टेबल है। अब इस स्टेट में क्या होता है? इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर पार्शली ब्रोकन। वो जो पहले वाले बॉन्ड्स हैं यानी कि रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स वो जुज़वी तौर पर टूट चुके होते हैं। एंड न्यू बॉन्ड्स आर पार्शली फॉर्म्ड, और जो प्रोडक्ट के बॉन्ड्स हैं वो जुज़वी तौर पर बन चुके होते हैं। अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। इस स्टेट के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं। ना ही सारे रिएक्टेंट्स ख़त्म हो चुके होते हैं, ना ही मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट बन चुकी होती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एग्जिस्ट करती हैं इस स्टेट के ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, वाटर बनाना और एनर्जी बनाना। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। ये प्रोसेस सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है। इस ग्लूकोज को एंजाइम्स तोड़ते हैं पायरोवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके साथ साथ एनर्जी भी खारिज होती है। अब ये पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन पायरोवेट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये थे इस चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अगर कोई मसला मसाइल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।